हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल व्यास फ्रॉम पीएससी अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बहिर्जात बल के बारे में। यानी कि एक्सोजेनेटिक फोर्स आखिर होता क्या है, किसे हम बहिर्जात बल कहते हैं, आखिर बहिर्जात बल की जो है हमारी अर्थ के ऊपर क्या क्या प्रभाव जो है पड़ते हैं और इसके कारण क्या क्या इफेक्ट हमें जो है देखने को मिलते हैं, क्या क्या विभिन्न प्रकार की जो है क्रियाएं हमारे अर्थ पर घटित होती हैं बहिर्जात बल के कारण। इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि बहिर्जात बल जो है क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न यह होता है, बहिर्जात बल यानी कि एक्सोजेनेटिक फोर्स की बात करें तो हमारी अर्थ पर उसकी जो सतह है, ठीक है, पृथ्वी की जो सतह है धरातल पर दो प्रकार के जो है बल कार्य करते हैं। एक होता है अंतर्जात बल और दूसरा होता है बहिर्जात बल। इसके अगर हम पहले डेफिनेशन की देख लेते हैं तो डेफिनेशन की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहा जाता है, बहिर्जात बल कहा जाता है। बहिर्जात बल को भूमि विघर्षण बल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि हमारी जो पृथ्वी की सरफेस पर दोनों ही रूपों में, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक जो है स्थिति से जो है उस पर लगने वाला जो बल होता है उसे कहा जाता है अंतर्जात बल। और हम जब अंतर्जात बल के बारे में जब बात करें तो पृथ्वी पर होने वाली जो विभिन्न घटनाएं हैं, जैसे कि पर्वतों की उत्पत्ति, महाद्वीपों का निर्माण होना, भूकंप की घटना का होना, ज्वालामुखी का विस्फोट होना इत्यादि, जो आंतरिक रूप से जो है हमारे अर्थ पर घटित होने वाली जो घटनाएं हैं वह सभी जो है अंतर्जात बल के तहत आती हैं। जिसमें तनाव बल कार्य करता है, संपीड़न बल कार्य करता है और इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर रूप में और क्षैतिज रूप में दोनों ही प्रकार से अंतर्जात बल हमारी पृथ्वी की जो सरफेस होती है, सरफेस, ठीक है, सतह की बात कर रहे हैं, इस पर दोनों प्रकार से यहाँ पर बल कार्य करता है अंतर्जात बल। तो अंतर्जात बल के बारे में मैंने आपको स्पेशल रूप से अलग वीडियो में डिस्कस किया है। अब अंतर्जात बल के कारण जो है हमारी अर्थ पर क्या होता है, बहुत सारी जो है विषमताओं का निर्माण होता है। विषमताओं से तात्पर्य यह होता है कि जैसे कि अगर हमारी सतह पर अंतर्जात बल कार्य कर रहा है तो उसकी वजह से हमारी जो प्लेटें हैं वह भी क्या होती है, खिसकती हैं। उसके फलस्वरूप पर्वतों की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार से भूकंप की घटना होती है। तो इन सभी जो है कारणों से क्या हो जाती है कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारा जो है बैलेंस जो पृथ्वी का संतुलित होता है वह क्या हो जाता है, बिगड़ने लग जाता है। अब इसी जो है अंतर्जात बल के कारण क्या होता है कि फिर पृथ्वी एक और जो है बल क्रिएट करती है जिसे हम कहते हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात बल जो है क्या होता है कि पृथ्वी की सरफेस जो होती है उसके ऊपर, ठीक है, ऊपर से लगने वाला जो बल होता है उसे हम कहते हैं बहिर्जात बल, जो बाहर से पृथ्वी की सरफेस पर लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर टेम्परेचर होता है, दबाव होता है, उसका दाब होता है। इसके अलावा पृथ्वी पर जो है बहुत सारे नदियों के द्वारा जो है बल लगाया जाता है। फिर हिमानी की बात करें यानी कि ग्लेशियर्स के द्वारा, इसके बाद इत्यादि बहुत सारे कारक है पृथ्वी पर, जैसे कि वायु की बात करें या फिर दबाव की बात करें, इत्यादि जितने भी कारक है सभी के कारण जो है बाहर के रूप से, ठीक है, जो मुख्यतः वातावरण से संबंधित होते हैं वह ऊपर से क्या करते हैं, पृथ्वी की सरफेस पर एक बल को जो है लगाते हैं, उसे हम कहते हैं बहिर्जात बल। अब बहिर्जात बल जो है वह अंतर्जात बल को जो है संतुलित करने के लिए ही उत्पन्न होता है। क्यों संतुलित करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो अंतर्जात बल है उसके कारण क्या हो जाती हैं, विषमताएं सर्जित हो जाती है। इसके फलस्वरूप जो बहिर्जात बल होता है वह क्या करता है, पृथ्वी पर जो है संतुलन स्थापित करने के लिए कुछ क्रियाएं करता है। ठीक है, क्रियाएं इस प्रकार से कि जैसे अगर अंतर्जात बल के कारण पर्वतों की उत्पत्ति हो जाती है तो वहीं पर पृथ्वी के कारण वहां पर क्या होता है कि जब बहिर्जात बल लगता है तो उसकी वजह से वह क्या कर देता है, इस बल के लगने के फलस्वरूप पर्वतों को जो है घिस देता है, उसका जो है काटाव कर देता है और वापस उसको एक समतल रूप में जो है वहां पर ला देता है। तो यहाँ पर हमारी जो प्रकृति होती है वह एक भू संतुलन के जो है नियम पर कार्य करती हैं, बिल्कुल एक बैलेंस्ड फॉर्म में हमारी पृथ्वी कार्य करती है। इसीलिए हमारे अर्थ पर दो प्रकार के बल जो है मुख्यतः काम करते हैं। यह है बात बहिर्जात बल की। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो बहिर्जात बल है स्पेशली, तो बहिर्जात बल का जो है कार्य वह क्या है, प्रमुख कार्य की बात करें हम यहाँ पर, तो बहिर्जात बल का जो प्रमुख कार्य होता है वह होता है अनाच्छादन यानी कि डेनुडेशन। अब यह अनाच्छादन आखिर होता क्या है, यहाँ पर हम चर्चा करें तो अनाच्छादन
दो क्रियाओं का योग होता है। एक क्रिया होती है अपक्षय की क्रिया और दूसरी क्रिया होती है अपर्दन की क्रिया। इन दोनों ही योग क्रियाओं के जो योग का परिणाम होता है, यानी कि दोनों के मिलने के फलस्वरूप जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं अनाच्छादन की क्रिया। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि जो बहिर्जात बल है वह क्या करता है, एक प्रकृति में बैलेंस्ड स्थापित करने के लिए जो है कार्य करता है, एक समतल स्थापक बल के रूप में कार्य करता है। तो इसी के कारण यहाँ पर बहिर्जात बल जो है कौन सी क्रिया करता है, बैलेंस भू संतुलन को स्थापित करने के लिए अनाच्छादन की क्रिया करता है। इस अनाच्छादन की क्रिया में दो प्रकार से जो है यहाँ पर मुख्य रूप से हमारे अर्थ के ऊपर बहिर्जात बल कार्य करता है। इसमें अनाच्छादन की प्रक्रिया में बहुत सारे और भी जो है क्रियाएं आती हैं, जैसे कि वृहद शरण, बहुत बड़े पैमाने पर जो है किसी चीज का शरण कर देना, हास कर देना। इसके अलावा भी निक्षेपण की क्रिया का होना, यानी कि कहीं पर जो है किसी वस्तु का जमाव कर देना। तो इस प्रकार से बहुत सारी क्रियाएं होती, परंतु हम अनाच्छादन की क्रिया को सिर्फ दो जो है क्रियाओं पर यहाँ पर डिपेंड मानते हैं ज्यादातर। जो अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है, इन दोनों को ही मिलाकर हम कहते हैं अनाच्छादन की क्रिया। अब हम बात करें यहाँ पर कि इसी अनाच्छादन की क्रिया के फलस्वरूप हम बहिर्जात बल को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। दो भागों में इस प्रकार डिवाइड करते हैं कि बहिर्जात बल के कारण हमारी अर्थ पर दो क्रियाएं मुख्य रूप से होती हैं। एक होता है अपक्षय विदरिंग और दूसरा होता है अपर्दन यानी कि इरोजन। अब ये दोनों क्या है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि बहिर्जात बल, ये दो कार्य हमारी अर्थ पर समतल जो है स्थापक बल के रूप में यहाँ पर कार्य करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अपक्षय की। अपक्षय क्या होता है? अब यहां पर अपक्षय को कहा जाता है स्थितिक क्रिया। ठीक है, अपक्षय जो क्रिया होती है इसको कहा जाता है स्थितिक क्रिया, और जो अपर्दन की क्रिया होती है उसे कहा जाता है गतिशील की क्रिया। स्थितिक क्रिया अपक्षय को क्यों कहते हैं, यहाँ पर आप समझ पाएंगे। इसकी जो डेफिनेशन होती है अपक्षय की, अपक्षय किसे कहते हैं, सबसे पहले बात करें तो ताप, जल यानी कि पानी, हवा तथा प्राणियों के कार्यों के प्रभाव जिनके द्वारा यांत्रिक व रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानों के अपने ही स्थान पर कमजोर होने, टूटने, सड़ने एवं विखंडित होने को क्या कहा जाता है, अपक्षय कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझेंगे यहाँ पर अपक्षय की घटना कुछ इस प्रकार से होती है कि मान लीजिए कोई इलाका है, एरिया का हमारी अर्थ पर, जहां पर जो है चट्टाने जो है मौजूद है। वहां पर चट्टानों पर क्या होता है कि हमारी पृथ्वी के प्रकृति के बहुत सारे कारक हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पानी हो गया, हवा हो गई। इस प्रकार के बहुत सारे जो है कारक होते हैं प्रकृति पर। तो यहाँ पर इन्हीं सभी कारकों के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब यह उस चट्टान पर जो है अपने अपनी जो है क्रिया करते हैं, उन पर जो है कुछ क्रियाएं करते हैं, उसके फलस्वरूप यह क्या हो जाती है, जो चट्टान होती है, ठीक है, वह क्या हो जाती है, वहीं अपने जो स्थान होता है जहां पर वह चट्टान मौजूद होती है, वहीं पर जो है खड़े खड़े क्या हो जाती है, उसी स्थान पर टूट जाती है, सड़ जाती है, या फिर वहीं पर जो है क्या हो जाती है, विखंडित हो जाती है, यानी कि वहां पर टूट कर जो है अलग अलग भागों में बिखर जाती है। इसी क्रिया को कहा जाता है अपक्षय की। यानी कि स्थितिक क्रिया का तात्पर्य सिर्फ इतना सा होता है कि जहां पर खड़े खड़े जो है सिर्फ चट्टानों पर क्रिया हो जाती है, जिसके परिणाम के प्रतिफल रूप में हमारे सामने जो है क्या हो जाता है, वहां पर उस चट्टान का हास हो जाता है, नुकसान हो जाता है, या फिर वहां पर उस पर कटाव हो जाता है। इसे हम कहते हैं अपक्षय की क्रिया। अब यहां पर हमने अपक्षय को अलग अलग कारकों के आधार पर तीन भागों में बांटा है। अलग अलग कारकों के आधार पर यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर समझेगा। फर्स्ट हमने बांटा है भौतिक तथा यांत्रिक अपक्षय, सेकेंड है रासायनिक या रासायनिक जो अपक्षय, तीसरा है यहाँ पर प्रकार हमने बांटा इसको अपक्षय को प्राणी वर्गीय अपक्षय के रूप में। अब ये तीनों अपक्षय क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय को समझने के लिए आप पहले ये समझिएगा कि भौतिक स्थिति कौन सी होती है। भौतिक स्थिति यानी कि फिजिकल जो है, यहाँ पर कंडीशन की अगर हम बात करें तो फिजिकल कंडीशन या भौतिक स्थिति वह होती है जहां पर क्या होता है कि किसी क्रिया के माध्यम से या फिर जो है हम किसी वस्तु को जो है क्या करते हैं, बिल्कुल सदृश रूप में क्या उसको जो है छू सकते हैं, ठीक है, उसको टच करके जो है हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक स्थिति या भौतिक वस्तु। अब फिजिकल जब यहाँ पर हमने बात करी यानी कि उस वस्तु को हम छू पाते हैं, तो यहाँ पर भौतिक अपक्षय का अर्थ क्या निकलता है यहाँ पर
कि जब कभी भी क्या होता है कि प्रकृति के विभिन्न जो कारक है मैंने आपको बताया, जैसे कि तापमान, हवा या इत्यादि, इसके कारण जब जो है किसी चट्टान को डायरेक्ट वह क्या हो जाता है, छूकर जो है उसका जो है नुकसान कर देती है, यानी कि उसका जो है अपक्षय कर देती है, तो उसे हम कहते हैं भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय आपको कहां पर मिलेगा, तो यह मिलेगा बिल्कुल उन इलाकों में पृथ्वी के जो एक तो बिल्कुल गर्म होंगे, या फिर कोई इलाके अगर शुष्क हैं, ठीक है, यानी कि वहां की जो जलवायु है वह क्या है, गर्म प्रकृति की है, या फिर शुष्क यानी कि बिल्कुल सूखी प्रकृति की है। तो उन जलवायु वाले एरिया में आपको इस प्रकार के अपक्षय के उदाहरण मिलेंगे, वहां पर इस प्रकार का अपक्षय देखने को मिलेगा जहां पर मूलतः क्या होती है, वहां की जलवायु गर्म होती है, सूखी होती है, क्योंकि वहां के जो इलाके होते हैं वो मुख्यतः या तो मरुस्थल के रूप में हमें मिलते हैं, डेजर्ट के रूप में, या फिर वहां पर जो है क्या होती है कि वनस्पतियों की कमी होती है, जिसके कारण जो प्रकृति के कारक है वह ज्यादातर जो है इस प्रकार के अपक्षय डायरेक्ट जो है छूकर उनका जो है हास जो है करते रहते हैं। अब यहां पर इस भौतिक अपक्षय की जो घटना होती है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है, इस प्रकार की घटना को विघटन की घटना। डायरेक्ट जब किसी चट्टान पर किसी कारक की कंडीशन की फलस्वरूप क्या होता है कि अगर उसका जो है डायरेक्ट जो है उसका हास होता है, तो उस क्रिया को कहा जाता है, यानी भौतिक अपक्षय को विघटन की क्रिया, ठीक है, यानी कि विघटन का मतलब होता है उसका टूटना, ठीक है, याद रखिएगा। तो भौतिक अपक्षय को क्या कहा जाता है, विघटन की क्रिया। अब हम बात करेंगे भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के विभिन्न जो है यहाँ पर पहलुओं पर कि किस किस कारण जो है यहाँ पर हमारे सामने भौतिक अपक्षय होते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज यह रहती है इस टॉपिक में कि इसमें आपको थोड़ा सा साइंस का भी जो है नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, या फिर बायो की, सभी जो है तीनों प्रकार के साइंस का थोड़ा सा अनुभव यहाँ पर इस टॉपिक में काम करता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं भौतिक या रासायनिक यांत्रिक अपक्षय में, तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि भौतिक यानी कि फिजिकल, यानी उसको छूकर जो है वहां पर उसका नुकसान करना। जैसे कि हम फर्स्ट जो है यहाँ पर कंडीशन को समझते हैं। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय में फर्स्ट कंडीशन इस प्रकार से आती है कि ताप के कारण छोटे बड़े जो है टुकड़ों में क्या हो जाए, विघटन हो जाए। अब किस प्रकार से यहाँ पर किसी चट्टान में यांत्रिक अपक्षय या भौतिक अपक्षय होता है, समझिएगा, तापमान के कारण, ठीक है। जब कभी भी क्या होता है कि किसी इलाके में चट्टान मौजूद है और वहां पर क्या होता है कि टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा होता है। अब अगर किसी इलाके में चट्टान पर इस प्रकार से टेम्परेचर जो है क्या करता है, वहां का इलाके में ज्यादा जो है तापमान होता है, तो एक चीज होती है कि जो कोई भी चट्टान होती है तो उसमें तापमान के कारण क्या हो जाते हैं, उसके जो अणु होते हैं, ठीक है, बॉन्ड जो होते हैं अणुओं के, वह क्या हो जाते हैं, अलग अलग जो है टूट जाते हैं, क्योंकि वह क्या होते हैं, टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जो है जो चट्टान यानी कि ठोस पिंड जो होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, अणु जो होते हैं वह क्या होते हैं, प्रसारित होते हैं, फैलने लगते हैं। अब फैलते हैं, फिर उसके बाद जो है कभी क्या होता है कि वापस से मौसम जो है परिवर्तित होता है उस इलाके का, तो वापस जो है उसका जो टेम्परेचर होता है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो टेम्परेचर कम होने के फलस्वरूप क्या होता है कि उन चट्टानों में वापस जो है क्या हो जाती है, सिकुड़न हो जाती है, यानी कि वह वापस जो चट्टान होते हैं उसके जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, अणुओं में जो बॉन्ड होते हैं वह क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से जब कभी भी तापमान का जो है बढ़ता है तो उस इलाके में चट्टानों के अणु प्रसारित होते हैं, अलग अलग जो है फैलते हैं, और जब तापमान कम हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, वापस चट्टानों के जो अणु है वह सिकुड़ने लग जाते हैं। तो इस प्रक्रिया से बार बार होने के फलस्वरूप क्या होता है, उनकी जो चट्टानों के बॉन्ड होते हैं, अणुओं के बॉन्ड, वह क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि बार बार इसी प्रकार की कोई अगर क्रिया होगी तो वहां पर वो कोई इलास्टिक तो नहीं है रबड़, जो वह जो है टूटेगा नहीं, उसकी भी एक सीमा होती, तो वह बार बार जब इस प्रकार की जो है क्रिया करेंगे तो जो चट्टान होगी जिस पर टेम्परेचर के कारण इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसके कारण क्या हो जाएंगे, उसके जब बॉन्ड टूट जाएंगे तो उसमें जो है दरार आ जाएगी, या फिर उसके जो अणु है वह अलग अलग छोटे बड़े टुकड़ों में क्या हो जाएंगे, विघटन हो जाएंगे, यानी कि अलग अलग जो है बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट हो जाता है तापमान के कारण भौतिक या यांत्रिक अपक्षय किस प्रकार से होता है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट कि सेकंड कारण जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि तुषार चीरण। तुषार चीरण का अर्थ क्या होता है कि चट्टानों में जल का प्रवेश होना। अब चट्टानों पे जल का जो है प्रवेश होने से किस प्रकार से भौतिक अपक्षय होता है, समझिएगा। यहाँ पर इस तुषार चरण की तुषार जो चीरण है, इस प्रक्रिया के तहत क्या होता है कि किसी इलाके में जहां पर चट्टानें मौजूद हैं वहां पर क्या होता है, फिर से वापस
मौसम में जो है परिवर्तन होता है और वहां पर क्या होती है कि वर्षा जो है होने लग जाती है। अब वर्षा जो है होने के फलस्वरूप वह क्या करेगी, वर्षा जब उस चट्टान पर जो है क्रिया करेगी, उस पर जो है अपना इफेक्ट डालेगी। ठीक है, तो इफेक्ट डालने के फलस्वरूप क्या होती है कि उन चट्टानों में क्या हो जाती है, दरारें होती है। तो दरारों में भी जो है क्या हो जाता है, जल क्या हो जाता है, इस प्रकार से उसमें बहने लग जाता है, या हम कहें कि जो चट्टानों की दरारें होती है उसमें जल जो है क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। अब जब कभी भी इस प्रकार से बार बार जो है वर्षा की क्रिया होगी, जल जो है चट्टानों में जाएगा, फिर जल जो है वह क्या होता है, गतिशील होता है। तो गतिशील होने के कारण जो है वह प्रवाहित होता रहता है। प्रवाहित होने के कारण वह चट्टानों में भी जो है इसी प्रकार से क्या करेगा, उस पर क्रिया करेगा। क्रिया करने के फलस्वरूप भी क्या हो जाएगा, उस चट्टानों के जो अणु होते हैं, बोन, उस पर इस प्रकार की जब क्रिया बार बार होगी तो वह जो अणु होते हैं वह आपस में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और इस प्रकार से जो चट्टान होती है वह क्या हो जाएगी, या तो तड़क जाएगी, यानी कि उसमें जो है कोई टूटन या फिर दरार जो है उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से वह जो है क्या हो जाएगी, चट्टान बिल्कुल एकदम तड़क जाएगी, जिसे हम कहेंगे वह चट्टान टूट जाएगी। तो इस प्रकार से जल के कारण भी क्या होता है, यहाँ पर भौतिक फिजिकल रूप से डायरेक्ट उसे छूकर जो है उसका अपक्षय कर देना, यानी कि उसका ह्रास कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये दो रीजंस के तहत हमने इसको देखा। अब नेक्स्ट कारण आता है यहाँ पर घर्षण की जो क्रिया होती है। घर्षण की क्रिया होने के फलस्वरूप भी किसी इलाकों में क्या होता है, भौतिक अपक्षय होता है। फिजिकल अपक्षय में घर्षण किस प्रकार से कार्य करता है, यहाँ पर हम समझेंगे कि घर्षण ज्यादातर क्या होता है, हवा, ठीक है, वायु जो होती है उसके कारण यहाँ पर घर्षण की स्थिति होती है। ठीक है, तो अगर कोई इलाका है, मान लीजिए कि वहां पर बड़ी बड़ी जो है चट्टाने किसी मरुस्थल वाले एरिया में, या फिर जहां पर बड़ी बड़ी चट्टाने होती है, पृथ्वी के कोई सा भी एरिया ले लीजिए, तो वहां पर क्या करती है कि जब हवा काफी तेज गति से जो है गमन करती है एक स्थान से दूसरे स्थान, वह उड़ उड़कर जो है हवा जाती है, तो वहां पर क्या कर देती है, वह जब चट्टानों से टकराती है तो टकराने के फलस्वरूप जो है क्या उत्पन्न होता है, फ्रिक्शन, घर्षण जो है वहां पर उत्पन्न होता है। इसी घर्षण के फलस्वरूप क्या हो जाता है, जब हवा लगातार उस चट्टान पर चोट करती रहती है तो उसी घर्षण के फलस्वरूप क्या हो जाती है, उस चट्टान में टूटन हो जाती है, यानी उसकी चट्टान के जो है बोन टूट जाते हैं, या फिर हम कहें कि डायरेक्टली कि उस चट्टान का जो है अपक्षय यहाँ पर होने लग जाता है। क्योंकि आप समझ पाएंगे कि जब हवा चलती है तो वो काफी तेज होती है, ठीक है, उसकी गति जो है काफी हाई होती है, स्पीड। तो इस वजह से भी यहाँ पर क्या होता है कि जो चट्टान होती है वह इस प्रकार से फिजिकल रूप से उसका अपक्षय होने लग जाता है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट कि किस प्रकार से भौतिक अपक्षय हो सकता है। एक और तो दबाव के कारण भी हमारी अर्थ पर भौतिक अपक्षय होता है। कैसे होता है, तो हमारे यहाँ अर्थ पर एक, आप जानते हैं कि वायुमंडल का जो है दबाव वस्तुओं पर लगता रहता है। उनकी जो पृथ्वी पर बहुत सारी जो है अलग अलग, चाहे हम वस्तुओं की बात करें या फिर हमारा मानव शरीर की भी बात करें, तो इस पर भी जो है वायुमंडल का दबाव लगता है। अब वायुमंडलीय जो है दाब जब हमारे अर्थ पर है और वह कार्य कर रहा है, तो आप समझ पाएंगे कि अगर आप किसी वस्तु पर जो है एक दबाव जो है क्रिएट करते हैं, तो उस वस्तु पर जो है जब आप दाब जो है डालते हैं, दबाव जब लगाते हैं, तो वह वस्तु क्या हो जाती है, एक पिचक जाती है। अब इसी प्रकार से आप समझ पाएंगे कि जब वायुमंडल का जो दाब होता है वह भी काफी जो है हाई प्रेशर में होता है, उसका जो दबाव होता है, तो यह भी जो है काफी समय से जो है लग रहा है, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है वह तो नॉर्मल हमारे जो है पूरे चारों ओर फैला हुआ है, और उसी कारणवश जब वायुमंडल से जो है वायुमंडलीय जो दबाव किसी चट्टान पर जो है लगता है, तो वहां पर क्या होता है, जब दबाव जो है किसी चट्टान पर क्रिएट करता रहता है लगातार जो है कंटिन्यू, तो वहां पर क्या हो जाते हैं, उसके जो बॉन्ड होते हैं आपस में जो है वह क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्योंकि जब कोई जो है प्रेशर काफी तेज किसी वस्तु पर लगाता है तो वह क्या हो जाती है, अपने आप में जो है टूटने लग जाती है। तो इस प्रकार से वायुमंडल का जो दाब है उससे भी क्या हो जाते हैं, चट्टाने तड़क जाती हैं, उसमें जो है टूटन आ जाती हैं, और वह क्या हो जाता है, एक फिजिकल अपक्षय हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट वह क्या कर रही है, छूकर उसका जो है नुकसान कर रही है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर रासायनिक अपक्षय की। दो प्रकार के अपक्षय की बात करी अभी हमने। फर्स्ट था यहाँ पर भौतिक अपक्षय, सेकेंड आता है रासायनिक अपक्षय। अब अपक्षय में जब रासायनिक अपक्षय की बात करें, यानी कि केमिकल, ठीक है, तो केमिकल रूप से आप समझ पाएंगे कि केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, दो वस्तुओं या हम कहें कि दो तत्वों का जो है यहाँ पर योग होता है केमिकल रिएक्शंस में।
तो इस क्रिया को कहा जाता है रासायनिक अपक्षय को वियोजन की क्रिया। याद रखिएगा कि रासायनिक जो अपक्षय की क्रिया होती है उसे एक और कहा जाता है वियोजन की क्रिया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी दो तत्व जो है एलिमेंट क्या हो जाते हैं, जुड़कर जो है वहां पर चट्टानों का जो है शरण करते हैं, वहां पर उनका अपक्षय करते हैं। रासायनिक अपक्षय की बात करें तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री होती है वह जो है यहाँ पर सहयोग करती है। अभी हमने देखा तो वहां पर थोड़ा सा फिजिक्स का नॉलेज काम करता है रासायनिक अपक्षय में, अब केमिस्ट्री का थोड़ा सा आपको नॉलेज यहाँ पर काम करना चाहिए। हमने रासायनिक अपक्षय को तीन भागों में यहाँ पर डिवाइड किया है। हमारी अर्थ पर जो रासायनिक अपक्षय होता है वह क्या होता है, तीन प्रकार से हो सकता है चट्टानों पर। फर्स्ट होता है कि ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की जो क्रिया होती है उसके कारण रासायनिक पक्ष होता है। इसके अलावा कार्बनीकरण के कारण जो है रासायनिक पक्ष होता है। इसके अलावा जल योजन के कारण भी जो है यहाँ पर रासायनिक अपक्ष होता है। कैसे होता है यहाँ पर हम समझेंगे। सबसे पहले बात करें ऑक्सीकरण की, ठीक है, तो आपको ज्ञात होगा हमने जो है चट्टान वाला टॉपिक पढ़ रखा है। चट्टाने क्या होती हैं, इसमें खनिज यानी कि मिनरल्स जो है मौजूद होते हैं, उसमें भी जो है तत्व होते हैं, चाहे हम बात करें उसकी उसमें एल्यूमिनियम हो, लोहा हो, सिलिकॉन हो, ऑक्सीजन हो, इत्यादि जो है बहुत सारे तत्व चट्टानों में जो है मौजूद होते हैं, और उन्हीं खनिजों से मिलकर जो है चट्टानों का निर्माण भी होता है। तो चट्टानों में ये सभी जो तत्व पाए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि केमिकल रूप से यहाँ पर जब उनका हवा के माध्यम से क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्शंस होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि अगर किसी वस्तु पर जो लोहे की है उस पर जो है जंग लग जाता है, तो जंग कब लगता है, जब वह जो है किसी बाहर जो है वातावरण में जो है काफी लंबे समय तक जो है खुली रहती है। तो उस वस्तु पर क्या होता है कि वहां पर हमारी प्रकृति के जो है कारक है, जैसे कि टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, फिर उसके बाद पानी का इफेक्ट होता है। तो इस प्रकार से जो है बहुत कई वर्षों के बाद जो है उस पर क्या हो जाती है, ऑक्सीकरण के कारण उस पर जो है क्या हो जाता है, जंग लग जाती है। तो इसी प्रकार से ऑक्सीकरण की जो प्रोसेस होती है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करती है, रिएक्शंस करती है, किनके साथ, चट्टानों के साथ, क्योंकि चट्टानों में क्या मौजूद है, तत्व। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिएक्शंस बता देता हूँ। जैसे कि ऑक्सीजन है तो O2, इसके अलावा अगर हमने मान लिया कि लोहा ले लिया यानी कि Fe, तो अब यहाँ पर क्या करेगा, जो ऑक्सीजन होता है वह लोहा यानी कि आयरन Fe के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, और कोई एक नई जो है यहाँ पर तत्व का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पर हमें ज्यादा जो है केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल से आप समझ पाएंगे कि अगर ऑक्सीकरण की प्रोसेस हो रही है तो उस समय क्या होगा, चट्टानों में मौजूद तत्वों के साथ वह क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, और इस प्रकार से रिएक्शन करने के बाद जो है चट्टानें क्या हो जाती हैं, लाल रंग में जो है कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार आप समझ पाएंगे कि चट्टानों में जो है क्या हो जाता है, उसके कारण अपक्षय हो जाता है, क्योंकि जो चट्टानें हैं ऑक्सीकरण के कारण क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है, और उसके बाद जो है वह टूटने लग जाती है। उसमें बिल्कुल आप हाथ भी लगाएंगे तो वो चट्टानें आराम से टूट जाती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण के कारण जो है चट्टानों में रासायनिक अपक्षय होता है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पर कार्बोनीकरण की, तो कार्बोनीकरण में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि इसमें भी जो है क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस की प्रोसेस होती है। सिर्फ इतना सा यहाँ पर यह होता है कि जो कार्बोनेट होता है, ठीक है, जो कार्बोनेट होता है वह क्या करता है, वह यहाँ पर चट्टानों में मौजूद तत्वों के साथ, चाहे वह एल्यूमिनियम हो, लोहा हो, इत्यादि जो तत्व होते हैं उन सभी के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शंस कर लेता है। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से ऑक्सीकरण की प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर कार्बोनेट भी जो है एक नई जो है रासायनिक क्रिया कर कर जो है क्या कर देता है, चट्टानों को अंदर से खोखला बना देता है, उसको क्या कर देता है, बिल्कुल एक संक्षारित, या हम कहें कि बिल्कुल उसको सड़ा देता है, गला देता है, और वह क्या हो जाती है, चट्टानें बाद में जब हम उसको हाथ भी लगा देते हैं तो वह क्या हो जाता है, बिल्कुल टूट जाती है। कुछ इस प्रकार आप देख पाएंगे कि कार्बोनीकरण के कारण जो है चट्टानें बिल्कुल क्या हो जाती हैं, वह सड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से कार्बोनीकरण के जो कारण यहाँ पर केमिकल जो है अपक्षय होता है। इसके बाद जल योजन की बात करें तो जल योजन से रासायनिक अपक्षय किस प्रकार से होता है यहाँ पर समझेंगे। जल का मतलब है यहाँ पर कि जो जल है, ठीक है, जल का मतलब होता है, जल का सूत्र होता है H2O। जल यहाँ पर मौजूद होगा, जल के द्वारा जो है यहाँ पर क्या होगा कि जो चट्टानों में मौजूद तत्व होंगे उसके साथ यहाँ पर जल जो है क्रिया करेगा। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कि अगर H2 है, ठीक है, H2O तो हो गई होगा क्योंकि जल योजन की क्रिया हो रही है। तो H2O में अगर हमने मान लिया कि वापस हमने लोहा लिया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर Fe जो है आयरन, वह क्या कर लेगा, या तो यहाँ पर ये
यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बना लेगा और बाद में जो है यहाँ पर गैस निकल जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा केमिकल जो है रिएक्शंस की प्रोसेस होती है। तो इसके कारण जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये रासायनिक अपक्षय की जो है यहाँ पर घटना होगी। और इसी प्रकार से जल योजन की जो घटना है, ठीक है, जल के अणुओं की जो है चट्टानों के तत्वों के साथ जब क्रिया होगी तो वह क्या कर देगी, इस प्रकार से वह चट्टानों का क्षरण कर देगी और वहां पर जो चट्टानें होगी वह बिल्कुल एकदम टूटने जैसी हो जाएगी। तो इस प्रकार से तीन अलग अलग प्रकारों से यहाँ पर हमारी अर्थ पर रासायनिक अपक्षय की जो है घटना होती है। अब यहाँ पर मैंने बात की आपको रासायनिक अपक्षय की, और भौतिक अपक्षय की जब मैंने आपको बताया कि उसमें वह जो भौतिक अपक्षय होता है वो ज्यादातर कहाँ किस एरिया में होता है, हमारी पृथ्वी के अर्थ पे उन एरियाज में होता है जहां पर क्या होती है वनस्पतियां कम पाई जाती हैं या फिर डेजर्ट के इलाके में। परंतु जो रासायनिक अपक्षय होता है यहाँ पर, यह रासायनिक अपक्षय उन स्थानों पर होता है हमारी पृथ्वी के जहां पर बिल्कुल ज्यादा जो है वर्षा होती है, ठीक है। जैसे कि जो आर्द्र वाले इलाके हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वाला जो क्षेत्र है हमारा अर्थ का, ठीक है, 0 डिग्री से लगाकर हम कहें कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाला एरिया। तो जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वाला जो एरिया होता है, इसमें जहां पर ज्यादा वर्षा होती है तो वहां पर इस प्रकार के जो है रासायनिक अपक्षय होते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो क्रिया होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की जो घटना होती है वह ज्यादातर हो पाती है, क्योंकि वहां पर जल की जो है मात्रा वह वहां पर पर्याप्त होती है और वर्षा भी ज्यादातर वहां पर होती है। इस कारण जो है वहां पर रासायनिक अपक्षय की घटना हमारी पृथ्वी के इन इलाकों में आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा जो प्रकार था, ठीक है, अपक्षय का, प्राणी वर्गीय अपक्षय। प्राणी वर्गीय अपक्षय क्या होता है यहाँ पर समझिएगा। प्राणी का अर्थ क्या होता है, यानी कि या तो जीव जंतु की बात कर रहे हैं या फिर जो है वनस्पति की बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी जो है वनस्पतियों पेड़ पौधे या फिर जीव की बात करें, मानव की बात करें, तो सभी में क्या होते हैं, प्राण होते हैं। यानी कि यहाँ पर हम इन्हीं जो है सभी की बात करेंगे जो प्राणी वर्गीय जो है इसमें सभी आते हैं, ठीक है। तो प्राणी वर्गीय जो अपक्षय होता है, इन सभी जो है यहाँ पर इन सभी का योगदान होता है अपक्षय में। तो प्राणी वर्गीय को हमने अलग अलग 3 भागों में बांटा है। तो एक होता है वानस्पतिक अपक्षय, दूसरा होता है जैविक अपक्षय और तीसरा होता है मानवीय अपक्षय। अब ये तीनों जो है किस प्रकार से अपक्षय की घटना होती है यहाँ पर समझिएगा कि जो वानस्पतिक अपक्षय होता है, नाम से समझ पाएंगे आप कि वानस्पतिक यानी कि वनस्पति की यहाँ पर बात कर रहे हैं, पेड़ पौधों की बात करें। अब यहाँ पर आप चित्र में देख पाएंगे यहाँ पर कि अगर मान लेते हैं कि कोई पेड़ जो है किसी एरिया में जो है वहां पर वह उगा हुआ है, ठीक है, वहां पर वह फैला हुआ है, तो वह पेड़ जिस भी किसी चट्टान की, ठीक है, वहां पर जिस भी किसी चट्टान में अगर वह पेड़ मौजूद होगा तो वह क्या करेगा, उस चट्टान में उस पेड़ की जो है जड़ें होती हैं, तो वह क्या होता है जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाता है तो उसकी जो जड़ें होती हैं वह भी क्या हो जाती है, काफी मजबूत हो जाती है और काफी जो है फैलने लग जाती है। तो धीरे धीरे जब वह पेड़ किसी चट्टान में अगर वह जो है उसमें विकसित होता है तो उसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, उसकी जो जड़ें होती है वह क्या करती हैं, वह फैलती रहती हैं और इसी फैलने के फलस्वरूप वह क्या कर देती है, जो चट्टान होती है जिसमें वह पेड़ लगा होता है उस चट्टान में क्या कर देती है, वह उसमें दरार उत्पन्न कर देती है, क्योंकि जो उसकी जो जड़ों का प्रेशर होता है, ठीक है, उसके फलस्वरूप क्या हो जाती है, चट्टानों में चटके उत्पन्न हो जाती है, यानी कि उसमें हम कहें कि नॉर्मल दरारें जो है पड़ जाती है, क्योंकि उसका जो फोर्स होता है, ठीक है, वनस्पतियों की जड़ों का वह काफी ज्यादा होता है। इस प्रकार जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वह किसी चट्टान में अगर अपक्षय करते हैं, ठीक है, उनका जो है चट्टान का शरण करते हैं तो उसे हम कहेंगे वानस्पतिक अपक्षय। तो ये अपक्षय आप उन इलाकों में ज्यादातर देख पाएंगे जहां पर ज्यादा वर्षा होती है, जहां पर ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं और वहां पर जो चट्टानें मौजूद होती हैं, उन चट्टानों में वनस्पति के द्वारा जो है किया जाने वाला अपक्षय ही क्या होगा, वानस्पतिक अपक्षय होता है। सेकंड जो प्रकार की बात की हमने, जैविक अपक्षय। अब जैविक अपक्षय यानी कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसी जीव की, ठीक है, जैव से मतलब होता है जीव की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे अर्थ पर जीव तो पाए जाते हैं, उसमें चाहे हम बात करें कि कवक हो गए, फिर या फिर हम कहें कि बैक्टीरिया हो गए, इसके बाद जो है बहुत सारे जो है सूक्ष्म जीव जो है हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं। तो बहुत सारे जो जीव होते हैं वह क्या होते हैं, वह अगर किसी चट्टान का शरण करते हैं, ठीक है, तो उस चट्टान में क्या होता है, फिर उस प्रकार के अपक्षय को हम कहेंगे जैविक अपक्षय। इसकी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझेगा कि अगर हमने जो उदाहरण लिया था अभी कि एक चट्टान है, उसमें जो है कोई पेड़ मौजूद है, ठीक है, पेड़ तो
यहाँ पर अगर पेड़ जो है उस चट्टान का शरण करेगा तो उसे हम कहेंगे वानस्पतिक अपक्ष है। परंतु अगर उसी पेड़ पर जो है कोई जीव जो है रह रहा है, चाहे वह छोटा जीव हो बड़ा जीव हो, जैसे कि आपने बहुत सारे जीव देखे होंगे, चाहे वह रेंगने वाले हो, इल्लड़ हो, या फिर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे जीव होते हैं, तो इन सभी के कारण जो है क्या होते हैं, वह काफी समय तक जो है उन चट्टानों का भक्षण करते हैं, यानी कि उनको चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं उनको जो है तोड़ते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो इस प्रकार से जब जीवों के द्वारा उस चट्टान को जो है तोड़ जाता है, बार बार जो है उनका शरण किया जाता है, तो वह प्रकार से जब अपक्षय होता है तो उसे हम कहेंगे जैविक अपक्षय। जो तीसरा प्रकार की हमने बात की है कि मानवीय अपक्षय। तो मानवीय अपक्षय किस प्रकार से होता है, आज आप जानते हैं कि मानव जो है वह काफी पावरफुल हो चुका है, उसने जो है यंत्रीकरण का जो है यूज काफी बढ़ा दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर आपको जेसीबी दिख रही, तो इसी प्रकार से जो काफी हम कहें कि पावरफुल यंत्र हैं, जिसके सहायता से जो मानव है, मनुष्य है, वह क्या करता है, चट्टानों का जो है शरण कर देता है, क्योंकि उनको चट्टानों को आसानी से वह तोड़ सकता है। तो इस प्रकार से जो किया जाने वाला अपक्षय होता है चट्टानों पर, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, मानवीय अपक्षय। मानव के द्वारा किया जाने वाला अपक्षय कहलाता है मानवीय अपक्षय। उसके बाद हम बात करेंगे अब आगे, जो सेकंड पॉइंट था हमारा, ये अभी तक बात की हमने सिर्फ अपक्षय के अलग अलग जो है स्थितियों की। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है अनाच्छादन की जो सेकंड प्रक्रिया है, अपर्दन की। अब अपर्दन क्या होता है, इरोजन यहां पर समझेगा कि अपक्षय जो है क्या होता है, वहां पर वह जो पदार्थों का टूटना होता है, चट्टानों का शरण होता है, वह क्या होता है, वहीं पर जो है खड़े खड़े जो चट्टान होती है वह क्या हो जाती है, टूट जाती है। परंतु यहाँ पर अपर्दन की जो प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है कि अपक्षय जो पदार्थ है, यानी कि जो टूट चुके पदार्थ होते हैं अपक्षय के कारण, उन पदार्थों का अन्यत्र स्थानांतरण जब होता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं अपर्दन, ठीक है। तो अपर्दन हम किसे कहेंगे, जब अपक्षी पदार्थ जो होते हैं टूटने के फलस्वरूप जो नीचे गिर जाते हैं चट्टानों के टुकड़े, उनको जब एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जो है ट्रेवल करके ले जाया जाता है, तो उस क्रिया को हम कहते हैं अपर्दन की प्रोसेस। इस अपर्दन की प्रोसेस में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है किसी भी प्रकृति के प्रक्रम के द्वारा। प्रक्रम से तात्पर्य यह होता है कि चाहे वह नदी हो या फिर हवा हो इत्यादि, बहुत सारे प्रक्रम होते हैं, तो उन सभी के कारण जो है अगर कोई यहाँ पर स्थानांतरण होता है, तो उसी क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि बहुत सारे जो है मार्ग में मिलने वाली जो चट्टानों का भी यहाँ पर कटाव होता है। जैसे कि यहाँ पर हम समझेंगे कि जो अपक्षय की प्रोसेस थी उसको मैंने कहा यहाँ पर कि वह एक स्थितिक क्रिया है, जबकि अपर्दन की अगर बात करें तो यह क्या है, एक गतिशील क्रिया होती है। गतिशील क्रिया का तात्पर्य क्या होता है कि स्थितिक क्रिया में मैंने आपको बताया कि उसमें जो है खड़े खड़े ही जो चट्टान में क्या हो जाता है, उसमें टूटना हो जाता है उस चट्टान का। जबकि गतिशील क्रिया में क्या होता है कि गतिशील क्रिया में जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है किसी प्रक्रम के माध्यम से जो है यहाँ पर जो टूट चुके पदार्थ होते हैं उसमें जो है गति करने के फलस्वरूप जो है कोई क्रिया होती है, तो इसलिए अपर्दन की जो क्रिया होती है इसे हम कहते हैं गतिशील क्रिया। अब यहाँ पर मैंने जो अनाच्छादन की क्रिया बताई थी, यानी कि डेनुडेशन की, तो डेनुडेशन क्या होता है, अपक्षय और अपर्दन क्रियाओं का दोनों का जो है सम्मिलित रूप होता है। तो इसी प्रकार से आप अनाच्छादन को यह भी कह सकते हैं कि अनाच्छादन जो होता है वह स्थितिक क्रिया और गतिशील क्रिया दोनों का ही यहाँ पर क्या होता है, योग होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, डेनुडेशन इक्वल टू, यहाँ पर मैंने आपको बताया स्टैटिक क्रिया तथा यहाँ पर गतिशील क्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब हम बात कर रहे थे अपर्दन की। अपर्दन को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझेंगे कि किस प्रकार से अपर्दन की क्रिया होती है। जैसे कि प्रकृति के बहुत सारे प्रक्रम है, फॉर एग्जाम्पल हम जो है नदी को ले लेते हैं, तो नदी जो है क्या करती है कि अगर जो है किसी चट्टान का शरण हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर शरण होने के फलस्वरूप क्या हो जाती है कि जो कोई टुकड़े चट्टान की, बड़े बड़े पिंड या फिर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, सभी को जो है क्या कर लेती है नदी अपने साथ जो है लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वह अपने साथ जो है बहाकर ले जाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अवसाद। तो नदियां क्या करती हैं, इसी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है क्या करती हैं, अवसाद को लेकर चलती रहती हैं। तो इस क्रिया में यहाँ पर क्या होता है कि जब नदी इस प्रकार से जब चलती रहती है तो वह उसके मार्ग में बहुत सारे जो है चट्टाने भी आती हैं, फिर उस पर भी जो है कुछ क्रिया होती है अलग अलग जो है स्थिति के आधार पर, तो उसी क्रिया को भी हम क्या कहेंगे, अपर्दन की ही क्रिया कहेंगे। अब यहाँ पर अब हम आगे बढ़ेंगे।
जो अपरदन की क्रिया होती है इरोजन की, यह इसमें विभिन्न जो है क्रियाएं आती हैं। विभिन्न क्रियाओं से तात्पर्य जैसे कि इसमें अपघर्षण की क्रिया होती है एब्रेशन, इसके बाद सन्निघर्षण की क्रिया होती है एट्रिशन, इसके बाद संक्षारण की क्रिया होती है, जली क्रिया होती है, जल दाब क्रिया होती है, उत्पाटन क्रिया होती है, अपवहन क्रिया होती है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं वह अपर्दन की जो है इरोजन की प्रोसेस में अलग अलग जो है कंडीशंस में होती है। इन सभी जो है क्रियाओं के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले लेते हैं हम अपघर्षण के बारे में। अपघर्षण को यहाँ पर समझते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें अगर, तो अपघर्षण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई जल प्रवाह अपने साथ कंकड़, पत्थर व बालू, ठीक है, इन सभी को क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है, आदि पदार्थों के साथ आगे बढ़ता है। तो इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों और किनारों का क्षरण होने लगता है। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? अपघर्षण की क्रिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर समझिए कि यह एक चट्टान मौजूद है, यहाँ पर इस चित्र में समझिएगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि एक नदी बह रही है, ठीक है, इसके पास से क्या हो रही है? नदी बह रही है। अब ये किसी और अन्यत्र स्थान से जो है बहती हुई आ रही है और अपने साथ क्या ला रही है? अवसाद ला रही है, जिसमें बड़े बड़े जो है कंकड़, पत्थर, बालू, बालू क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े जो है उसमें अवसाद में जो है कंकड़ पत्थर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बालू, ठीक है। तो इन्हीं सभी को जो है यहाँ पर मिलाकर जो अवसाद नदी जो है लेकर प्रवाहित होती रहती है किसी स्थान से, तो वहां पर अगर रास्ते में उसके समीप, ठीक है, वह किसी चट्टान से होकर गुजरती है, तो इसमें जो मौजूद अवसाद है, ठीक है, उनसे जो है क्या होता है कि चट्टान के जो कटाव, यहाँ पर जो इन चट्टान के जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, वह क्या होते हैं? इसी अवसाद के कणों से क्या हो जाते हैं? टकराने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसी टकराने के फलस्वरूप क्या हो जाता है? जो चट्टान मौजूद होती है उस चट्टान का क्या हो जाता है? यहाँ पर क्षरण हो जाता है, उसका भी जो है क्या हो जाता है? यहाँ पर कटाव होने लग जाता है। तो इस प्रकार से फिर यह क्या कर लेगी कि उसी चट्टान के अवसाद को फिर अपने जो है नदी का जो जल है उसमें जो है समाहित कर लेगी और फिर वापस वह आगे आगे ले जाएगी। तो इस प्रकार से जो नदी होती है उसमें जो मौजूद अवसाद होता है उसके कारण जब किसी चट्टान का क्षरण होता है, उसका अपरदन होता है, या हम कहें कि उसमें जो है घिसावट होती है, टूट फूट होती है, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है अवसाद के कारण उसे हम कहेंगे अपघर्षण की क्रिया। अब नेक्स्ट जो है हम बात करें कि सन्निघर्षण की क्रिया किसे कहा जाता है। सन्निघर्षण की क्रिया इस प्रकार से होती है, यहाँ पर पहले देखिए कि जब किसी प्रवाह में प्रवाहित होने वाले पदार्थ आपस में घर्षण कर छोटे होने की प्रक्रिया को सन्निघर्षण कहा जाता है। अब हम यहाँ पर इस चित्र में समझेंगे कि सन्निघर्षण क्या होता है। मान लेते हैं वापस से कि प्रकृति का कोई एक प्रक्रम है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने नदी को लिया है, तो नदी में क्या है? अवसाद होते हैं। अवसाद में छोटे जो है कंकड़ पत्थर भी होंगे, बड़े भी जो है पिंड होंगे। तो उसमें जो है सभी प्रकार के यहाँ पर जो अवसाद में जो है मौजूदगी होने के फलस्वरूप यहाँ पर क्या होता है कि जब आपस में बड़े जो है अवसाद यानी कि बड़े कंकड़ पत्थर अपने जो है छोटे कंकड़ पत्थरों या फिर बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर आपस में क्या होते हैं कि जल की गति करने के फलस्वरूप क्या होते हैं? वह आपस में ही जो है टकराने लग जाते हैं। पिछली जो है अपघर्षण की क्रिया में क्या होता है कि अवसाद के जो कण है वह चट्टानों के कण से टकराते हैं, परंतु सन्निकर्षण की जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है कि अवसाद के जो कण होते हैं वह छोटे कण या बड़े कण आपस में ही जो है क्या हो जाते हैं? टकराने लग जाते हैं, कि जिससे यहाँ पर ये दोनों जो है कण टकराने लगे। तो अब जब इन दोनों ही जो है कणों में टकराव होगा तो टकराव होने के फलस्वरूप जो है किसी न किसी का तो है यहाँ पर उसके अणु टूटेंगे, उसका जो है क्षरण होगा या फिर जो है उसमें कुछ टूट फूट होगी। तो इसी प्रकार से जब अवसादों के जो कणों में ही जो है यहाँ पर कोई प्रक्रिया जो है होती है टूटने की, तो उस क्रिया को हम कहते हैं सन्निकर्षण की क्रिया। तो ये ज्यादातर जो है नदियों के द्वारा ही होती है और समुद्री जो है तरंगों में भी ये क्रिया हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर संक्षारण की, ठीक है। संक्षारण को एक और नाम से भी जो है बोला जाता है घोलन की क्रिया, ठीक है। अब घोलन की क्रिया से अपर्दन की जो है क्रिया किस प्रकार से होती है यहाँ पर समझेंगे। जो संक्षारण की क्रिया होती है इसमें क्या होता है कि घुलनशील चट्टानों का जल क्रिया द्वारा घुलकर शेल से अलग होना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर समझेंगे घुलनशील चट्टानों का मतलब क्या होता है। जैसे कि बहुत सारी जो चट्टानें होती हैं वह जैसे कि डोलोमाइट को ले ले या फिर चुना पत्थर को ले ले, तो ये जो है कुछ चट्टानें इस प्रकार से होती हैं हमारी अर्थ पर पाई जाने वाली
जो है पानी के साथ जो है क्या हो जाती है, घुल जाती है। ठीक है, तो जो घुलनशील जो चट्टानें हमारी अर्थ पर पाई जाती हैं, तो उन घुलनशील चट्टानों का जो है जल के साथ जो है घुल कर क्या हो जाते हैं, उसके जो बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वह क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, उसी चट्टान से कोई जो टुकड़ा घुलने के फलस्वरूप क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो उसके फलस्वरूप जो होने वाली क्रिया होती है, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण की क्रिया यानी कि घुलन की क्रिया भी हम कहते हैं। इस प्रकार की जो है क्रिया के कारण जो है हमारी अर्थ पर कास्ट जो है मैदान, जो इनका कास्ट मैदानों का जो है निर्माण भी होता है। ठीक है, जो विशेषकर चूना जो है पत्थर की चट्टानों के द्वारा जो है निर्मित होते हैं। ठीक है, कास्ट मैदान क्या होते हैं, मैंने आपको मैदान वाले टॉपिक में बता रखा है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्रिया की, अपर्दन में जलीय क्रिया यानी कि हाइड्रोलिक एक्शन। अब जलीय क्रिया के माध्यम से किस प्रकार से अपर्दन होता है, यहाँ पर पहले समझिए। जब जल प्रवाह की गति के कारण चट्टानें टूट फूट कर अलग हो जाती हैं, तो उसे कहेंगे हम जलीय क्रिया। यह जलीय क्रिया जो है सागरीय तरंगों, हिमानियों एवं नदियों के द्वारा होती है। हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिर्फ इस क्रिया को समझने के लिए नदी का उदाहरण ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर कोई नदी जो है बह रही है किसी इलाके से, और वहां पर जो है क्या है, उस नदी के मार्ग में कोई चट्टान स्थित है। तो अब नदी क्या करेगी, वह जो है जब किसी चट्टान से जो है होकर प्रवाहित होती है, तो वह जो है एक निरंतर जो है डायरेक्शंस में नदी गति करती रहती है। तो उसका जो जल प्रवाह होता है, यानी कि उसकी जो गति होती है, जल की, पानी की जो है एक स्पीड होती है, जिस प्रवाह से वह बहता रहता है जल, तो उस प्रवाह के कारण क्या होता है कि वह चट्टान पर जो है क्या करता है, पानी अपर्दन करता है। अपर्दन से तात्पर्य सिर्फ इतना सा है यहाँ पर कि वह जब बार बार जो है नदी का जल जो है एक स्पीड से किसी चट्टान पर जो है चोट करेगा, यानी कि उस पर जो है क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा जल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उस चट्टानों के जो आपस के बॉन्ड है आसपास के, धीरे धीरे जो है उस चट्टान के जो कमजोर चट्टानें होती है वह क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो इस प्रकार से जब जलीय क्रिया के माध्यम से अगर किसी चट्टान का अपर्दन होता है, कटाव होता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, जलीय क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार की क्रिया सागरी तरंगों, यानी कि हम कहते हैं जो सागरी लहरें होती हैं, जैसे कि जो समुद्री तट होते हैं उसके पास जो है ज्यादातर जो क्रियाएं सागरी तरंगे यानी कि लहरों के माध्यम से होती है। इसी प्रकार से जो हिमानियों यानी कि जो ग्लेशियर वाले बर्फीले वाले जो एरिया होते हैं उसमें जो है इस प्रकार की भी जो है क्रिया होती है, क्योंकि हिमानी जो होती है वह पिघल जाती है। और नदियों का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया है। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्रिया की, किस प्रकार से जलदाब क्रिया से यहाँ पर अपर्दन की क्रिया होती है। जब किसी चट्टान में जल के दबाव के कारण अपर्दन क्रिया होती है, तो उसे जल दबाव क्रिया कहा जाता है। यह मुख्यतः कहाँ होता है, तो सागरी तरंगों के द्वारा होता है। फिर से वापस हम उसी एग्जाम्पल को दोहरा लेते हैं यहाँ पर कि एक नदी है, नदी में जो है एक चट्टान मौजूद है। अब चट्टान जो है यहाँ पर अगर नदी के मार्ग में अवस्थित है, तो क्या होगा कि जब जल यहाँ पर कार्य कर रहा था, पहले हमने जब बात की तो वहां पर क्या हो रहा है कि जल की एक स्पीड होती है, उसके कारण जो है चट्टान का अपर्दन होता है, तो उसे हम कहते हैं जल गति क्रिया। परंतु यहाँ पर हमने बात की है कि जल के दबाव के कारण, ठीक है, तो जल का भी एक अपना दबाव होता है, चाहे आप अपनी बात करें या किसी और वस्तु की, तो सभी का जो है अपना एक दबाव होता है। इसी प्रकार से नदी जो है क्या होती है, वह भी जब बहती है तो वह जो है चट्टान पर क्या करती है, प्रेशर क्रिएट करती है। अब प्रेशर क्रिएट करने के फलस्वरूप जब वह दाब लगेगा उस चट्टान पर, तो इसी दबाव के फलस्वरूप क्या हो जाएगी, चट्टानों के जो बॉन्ड होते हैं वह जो है क्या हो जाते हैं, टूट जाएंगे। और टूटने के फलस्वरूप क्या हो जाएगी, उसका जो अपर्दन होगा यानी कि घिसावट कर देगा नदी का जो जल है उसका दबाव के कारण। तो यहाँ पर भी जो है एक प्रकार से आप देख पाएंगे कि जो चट्टान है वह क्या हो जाती है, सरित हो जाती है, और फिर नदी का जो जल है वह क्या कर लेगा, आगे जो है बहाकर उस अवसाद को ले जाएगा। तो यह होती है जलदाब की क्रिया। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट उत्पाटन की क्रिया, प्लकिंग की क्रिया क्या होती है। इस क्रिया को हम समझेंगे यहाँ पर। पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इस प्रकार का जो अपर्दन है वह कहाँ होता है, हिमानी क्षेत्रों में होता है, यानी कि जो ग्लेशियर वाले इलाके होते हैं, बर्फीले वाले क्षेत्र, उन क्षेत्रों में यहाँ पर उत्पाटन की क्रिया होती है। किस प्रकार से होती है, वर्षा तथा हिम पिघलने से प्राप्त जो है चट्टानों की संधियों में प्रविष्ट हो जाता है, तथा तापमान की कमी के कारण जब जमकर हिम रूप धारण कर लेता है, तो जिस कारण चट्टान क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है और इनसे बड़े बड़े टूटकर
जो है टुकड़े अलग होते रहते हैं। इसी क्रिया को हम कहते हैं उत्पाटन की क्रिया। अब यहाँ पर आप चित्र में इसी प्रोसेस को समझेंगे। जैसे कि कोई हिमालय क्षेत्र है जहां पर बहुत बड़े बड़े जो है पर्वत मौजूद होते हैं, बर्फीले पर्वत, ठीक है। तो वहां पर क्या होते हैं कि उन हिमालय क्षेत्रों में जो हिमानी, ठीक है, हिमानी क्या होती है, एक बर्फ की विशाल जल राशि होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि बर्फ नॉर्मली आप जानते हैं आइस, तो आइस का जो एक बड़ा रूप होता है उसी को हम कहते हैं हिमानी। तो यहाँ पर यह जो है क्या है, हिमानी है। अब हिमानी जो है ग्लेशियर से क्या होती है, नीचे उतरती है। नीचे उतरने के फलस्वरूप वह क्या करती है, लुढ़कती है। अब लुढ़कने के फलस्वरूप यह क्या करती है कि जब यह उस हिमानी वाले क्षेत्र से, ठीक है, जहां पर पर्वत वाला इलाका होता है, बर्फीले वाले एरिया, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो जो हिमानी होती है बर्फ वाली, वह क्या होती है, ठोस रूप में होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे वह नीचे की ओर आएगी, ठीक है, धरातल वाले एरिया में, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लेते हैं टेम्परेचर कम हो जाता है उसी एरिया के, किसी आगे जब हिमानी बढ़ती है तो टेम्परेचर में कमी आ जाती है। तो टेम्परेचर में कमी होने के फलस्वरूप क्या हो जाएगा कि वह जल के रूप में तब्दील हो जाएगा। अब हिमानी जो है वह जब जल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कोई चट्टान मौजूद है, ठीक है, इसी के समीप, यहाँ पर जब हिमानी के समीप कोई चट्टान मौजूद है, तो यह जल जो है क्या हो जाएगा, इन चट्टानों की जो है दरारों में जो है प्रवेश कर जाएगा, जहां पर भी उसे जगह मिलेगी। अब जब यह जल इस चट्टान में जो है प्रवेश कर जाता है, तो इसी चट्टान में क्या हो जाता है, जब जल प्रवेश करता है तो वहां पर टेम्परेचर में अगर वृद्धि हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर में कमी होने का मतलब क्या होता है, यानी कि उसमें तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, परंतु यहाँ पर जो तापमान की वृद्धि की मैंने बात की है, यानी कि यहाँ पर वापस वह बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो तापमान में जब वृद्धि हो जाएगी, यानी कि हम कहें कि बिल्कुल वह फिर क्या हो जाएगा, बर्फ के रूप में कन्वर्ट होने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब वापस वह बर्फ के रूप में हिमानी कन्वर्ट हो जाएगी, तो अब वह कहाँ पर मौजूद है, चट्टान के अंदर मौजूद है। तो इस प्रकार से जब वापस वह किसी हिम के रूप में चट्टान में अंदर फैलेगी, तो जमने के फलस्वरूप क्या कर लेगी, फैलने के फलस्वरूप उस चट्टान को क्या कर देगी, तड़क देगी, यानी कि उसको जो है तोड़ देगी, अंदर से उसमें जो है चटकन हो जाएगी। इस प्रकार से वह क्या होता है, वो चट्टान में कोई जो है टूटन आ जाती है, या फिर हम कहें कि उसके जो कुछ टुकड़े हैं टूट कर अलग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार की जो क्रिया कुछ हिमानी क्षेत्रों में होती है, उसी को हम कहते हैं उत्पाटन की क्रिया। अब हम नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर अपर्दन की जो क्रिया है उसके बारे में बात करते हैं, अपवहन की क्रिया। अपवहन की क्रिया यानी कि डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, यह जो क्रिया होती है पवन के द्वारा, यानी कि हवा के माध्यम से होती है। शुष्क या अर्ध शुष्क, जो बिल्कुल सूखे वाले एरिया होते हैं जहां पर प्राय वनस्पतियां कम होती हैं, पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं, उन प्रदेशों में अवसादों की उड़ाव की क्रिया होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर नॉर्मल आप समझ पाएंगे कि जहां पर हवा तेज गति से जो है चलती है, तो वहां पर क्या कर लेते हैं कि जो अवसाद है, यानी कि हम कहें कि कंकड़ पत्थर, जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको जो है उड़ाकर क्या कर लेती हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है लेकर जाती है और अपरदन की क्रिया करती है। तो इस प्रकार से जब यह क्रिया होती है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है अपवहन की क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार से अपरदन की क्रियाएं होती हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपर्दन चक्र की। इरोजन साइकिल क्या है, अभी तक हमने सिर्फ अपर्दन और अपर्दन की विभिन्न जो है क्रियाओं के बारे में बात की। अपर्दन चक्र क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे। अपर्दन चक्र अंतर्जात बल और बहिर्जात बल दोनों का ही जो है सम्मिलित परिणाम होता है। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर समझेंगे। अंतर्जात बल क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी पर जो है बहुत सारी विषमताओं का निर्माण करते हैं। विषमताओं का मतलब क्या होता है, जैसे कि पर्वतों की उत्पत्ति कर दी, पठारों का निर्माण कर दिया, और भी जो है विभिन्न क्रियाएं करते हैं, यानी कि किसी भूभाग को ऊपर उठा दिया, नीचे धसा दिया। इस प्रकार की विभिन्न क्रियाएं अंतर्जात बल के कारण हमारी अर्थ पर घटित होती है। वहीं पर जो है क्या होता है कि जब अंतर्जात बल के कारण यहाँ पर विषमताओं का निर्माण होता है, तो वहां पर प्रकृति संतुलन स्थापित करने के लिए क्या लगाती है, बहिर्जात बल जो है लगाती है। अब बहिर्जात बल में क्या मैंने आपको बताया आज के वीडियो में कि बहिर्जात बल के तहत जो है क्या करती है प्रकृति, अपक्षय की घटना करती है और अपर्दन की घटना करती है। तो इन दोनों ही क्रियाओं के माध्यम से जो बहिर्जात बल होता है उसके माध्यम से क्या कर देती,
अब जो पर्वत अंतर्जात बल के कारण हमारी पृथ्वी के सरफेस पर हमें जो है दिखता है, उसी को यहाँ पर बहिर्जात बल के में जो है अपक्षय की क्रिया के माध्यम से, अपर्दन क्रिया की जो है माध्यम से क्या हो जाता है, उस पर्वत पर जो है प्रकृति जो है क्या कर देती है, उसको काट छाट देती है, घिसावट कर देती है, उसको तोड़ देती है। तो वह जो है उस पर्वत को वापस एक जो है समतल मैदान के रूप में वापस जो है ला देती है। इसी को मैंने आपको बताया कि भू संतुलन की जो है क्रिया करती है। ठीक है, एक समतल स्थापक रूप में जो है यहाँ पर यह बल कार्य करता है, बहिर्जात बल। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर एक अपर्दन चक्र जो है क्या होता है, दोनों ही बलों का एक परिणाम होता है, जिसमें क्या होता है, कोई भी जो है हमारी पृथ्वी पर अगर कोई आकृति का निर्माण हुआ है, तो वह जो है बहुत सारी जो है साइकिल से होकर गुजरती हैं और वह वापस जो है एक समतल मैदान के रूप में जो है वापस कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम कहते हैं अपर्दन साइकिल की प्रोसेस। अब अपर्दन साइकिल की जो प्रोसेस होती है, इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों ने चर्चा की है। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर जेम्स हटन की। जेम्स हटन जो है यह एक स्कॉटिश भूगर्भ शास्त्री हैं, ठीक है, जियोलॉजिस्ट हैं जेम्स हटन। इन्होंने यहाँ पर अपर्दन की जो चक्र है इसके बारे में बताया है और यहाँ पर इन्होंने एक संकल्पना अवधारणा जो है प्रस्तुत की है। ठीक है, तो इस जो अवधारणा का नाम है वह होता है एक रूपता की अवधारणा। अब एक रूपता की अवधारणा में इन्होंने यह बताया है कि यह कहा है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। अब इन दोनों बातों को हम यहाँ पर समझे तो जो जेम्स हटन जो साइंटिस्ट हुए, अपर्दन चक्र जो है इरोजन साइकिल, उसके बारे में जो ये अवधारणा प्रस्तुत की है एक रूपतावाद की अवधारणा। यह एक रूपतावाद का मतलब यहाँ पर यह निकलता है कि जो अंतर्जात बल के कारण विषमताएं सृजित हो रही हैं, उसके कारण फिर यहाँ पर बहिर्जात बल लग रहा है और बहिर्जात बल से जो है क्या हो रहा है, वह पूरी जो प्रकृति है वह क्या कर रही है, बैलेंस्ड फॉर्म में हमारे यहाँ पर कार्य कर रही है। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम कि अगर बहिर्जात बल जो है हमारी अर्थ पर कार्य नहीं कर रहा होता है और यहाँ पर बिल्कुल एक अंतर्जात बल ही जो है कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पृथ्वी पर बहुत ही जो है पर्वतीय पर्वतों का निर्माण हो जाएगा, बहुत सारे जो है पठारों का ही जो है निर्माण होता रहेगा। उसका जो है वापस प्रकृति जो है क्या कर लेगी, एक यहाँ पर उसका जो शेप है, ठीक है, जो उसका जो एक ढांचा है वह क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर इन्होंने यह कहा है कि जो अपर्दन साइकिल होता है, ठीक है, घिसावट करने का एक साइकिल होता है, समय होता है, उसको यहाँ पर इन्होंने एक रूपतावाद कहा, यानी कि वापस से अपर्दन साइकिल क्या कर लेती है, प्रकृति को बैलेंस कर लेती है, वह वापस से एक रूप में ही जो है हमारे सामने पूरी स्थिति को लाकर रख देती है। इसी अवधारणा में इन्होंने यह बात कह दी है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने यह कहा है कि अपर्दन जो साइकिल होती है, इसमें क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं वह कब जो है निर्मित हुई है, उसका जो समय क्या था, कब जो है उन चट्टानों का निर्माण हुआ है और कब जो है इन चट्टानों का जो है यहाँ पर घिसाव होना, ठीक है, अपर्दन होना जो है बंद होगा, इस बारे में जो है हम कुछ नहीं कहते। यानी कि न तो किसी चट्टान के अपर्दन की जो है घटना कब से स्टार्ट हुई है, न उनका कोई आदि है, न जो है उनका कोई प्रारंभ के बारे में हमें जानकारी है, न ही जो है उन चट्टानों के अपर्दन की जो क्रिया है वह कब जाकर जो है रुकेगी, न ही कोई उनका भविष्य है। इस बारे में जो है इन्होंने यह इस बात को स्पष्ट किया है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल सी यह बात कह दी है कि कोई भी जो अपर्दन की प्रोसेस है उसका न तो कोई आदि है, उसका न तो कोई प्रारंभ है, न ही जो है उसका कोई अंत है, फ्यूचर है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रमुख जो है साइंटिस्ट आए हैं, ये हैं विलियम मॉरिस डेविस। ठीक है, ये महोदय थे अमेरिका के भूगर्भ वेत्ता। अब ये जो अमेरिका के भूगर्भ वेत्ता हैं, इन्होंने अपर्दन साइकिल पर एक संकल्पना, हम बात करें परिकल्पना को प्रतिपादित किया था 1899 में। अब ये जो डेविस महोदय हुए हैं, इन्होंने जो संकल्पना या हम कहें कि परिकल्पना जो प्रस्तुत की थी अपर्दन चक्र की साइकिल, इन्होंने यह बताया अपर्दन साइकिल के बारे में इस परिकल्पना में कि कोई भी जो है अपर्दन की प्रोसेस होती है, अपर्दन का एक साइकिल होता है, वह जो है बहुत समय में, ठीक है, एक पूरे टाइम पीरियड को जो है कवर करते हुए यहाँ पर एक विकास क्रम के माध्यम से ही पूरे साइकिल को कवर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन अपर्दन चक्र की जो परिकल्पना में इन्होंने यह बताया कि यह पूरी जो अपर्दन चक्र होता है, ठीक है, यानी कि किसी का निर्माण होना, फिर वापस से जो है
वह उसी अवस्था में पहुंच जाना, ठीक है, उसका एक विकास क्रम होता है और वह विकास क्रम में बहुत सारी जो है स्थितियों से होकर जो है गुजरता है। जैसे कि इन्होंने विकास क्रम का अर्थ यह बताया है कि अगर मान लेते हैं यह जो विकास क्रम होता है उसमें कोई भी जो अपर्धन साइकिल होता है वह युवावस्था से होकर गुजरता है, यानी कि यंग कंडीशन से होकर गुजरता है। फिर उसके बाद उसकी जो है अवस्था आती है प्रौढ़ावस्था, और उसके बाद जो है अंत में वृद्धावस्था आती है। उसके बाद वापस से जो है क्या हो जाती है, उसकी युवावस्था आ जाती है। तो ये पूरे जो है एक साइकिल से होकर कोई भी जो स्थिति अपर्धन की यहाँ पर हमारे यहाँ पर घटती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जो अपर्धन साइकिल होता है, यानी कि अपर्धन चक्र की बात कर रहे हैं। अपर्धन चक्र के कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी की स्थिति पर, हमारी जो पृथ्वी की सरफेस होती है उस पर बहुत सारी जो है स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। स्थलाकृतियों का निर्माण से तात्पर्य होता है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी हम बहुत सारी जो है आकृतियां देखते हैं, जैसे कि वी शेप की घाटी, या फिर हम बात करें नॉर्मल कि नदी के द्वारा जो है निर्मित आकृतियां होती हैं, स्थलाकृतियां, फिर हिमानी के द्वारा स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। तो ये सभी जो है क्या होती हैं, अपर्धन चक्र का ही जो है परिणाम होती है। तो इसी विकास क्रम में इन्होंने यह बताया है डेविस महोदय ने कि कोई भी अगर मान लेते हैं कि एक चट्टान है, ठीक है, तो चट्टान क्या करती है, अगर उसमें कोई परिवर्तन आता है तो वह इन तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उस चट्टान में उसकी जो है यंग कंडीशन भी आएगी, फिर वह जो है अपनी जो है जीर्ण अवस्था को भी प्राप्त करेगी, ठीक है, पूर्ण अवस्था और वृद्धावस्था। तो पूरे जो है एक साइकिल को प्रोसेस करने के बाद ही जो है कोई चट्टान या फिर कोई स्थलाकृति, ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो कोई भी जो है पूरी जो अपर्धन साइकिल की प्रोसेस है वह एक समय में जो है इन विभिन्न स्थितियों से होकर ही जो है उसका निर्माण होता है। किसका? स्थलाकृतियों की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर डेविस ने इसको त्रिकूट के रूप में प्रस्तुत किया है। डेविस का जो है त्रिकूट क्या है यहाँ पर समझेंगे हम। डेविस ने इन भू स्थलाकृतियों, ठीक है, हमारी जो है पृथ्वी पर इसी प्रकार से जो अपर्धन साइकिल है, ठीक है, अपर्धन साइकिल के फलस्वरूप जो निर्मित होती है स्थलाकृतियों, उसको समझने के लिए डेविस ने त्रिकूट जो है नियम प्रस्तुत किया है। त्रिकूट नियम से तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, यहाँ पर इन्होंने 3 कंडीशन बताई है किसी भी अपर्धन चक्र के फलस्वरूप जो कोई भी स्थलाकृति निर्मित होती है, चाहे वह नदी के द्वारा बनाई जाए, हिमानी के द्वारा, सागरी तरंग के द्वारा, या फिर भूमिगत जल के द्वारा। तो सभी जो है 3 जो है कंडीशन से होकर गुजरती है। जैसे कि पहले उसकी चट्टानों की जो है संरचना किस प्रकार से है, चट्टाने नरम है, मुलायम है, कठोर है, या फिर उसकी जो है मिश्रित है। तो जो चट्टानों की संरचना है वह जो है यहाँ पर प्रमुख योगदान रखती है किसी भी स्थलाकृति के निर्माण में। इसके बाद उस पर जो है चट्टान पर अपर्धन के प्रक्रम, अपर्धन के प्रक्रम का मतलब होता है, यहाँ पर हम नदी की बात करेंगे, सागरीय जल की बात करेंगे, इसके बाद हिमानी, भूमिगत जल, फिर वायु, हवा इत्यादि जो है विभिन्न अपर्धन के प्रक्रम होते हैं। तो इन सभी का जो है यहाँ पर योगदान होता है। इसके बाद इसमें तीसरा जो है इन्होंने यह बात ली है कि जो समय है, ठीक है, समय की अवधि यानी कि काल अवधि की बात कर रहे हैं कि कोई भी जो है अगर स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है हमारी अर्थ पर, ठीक है, अपर्धन चक्र के परिणाम स्वरूप, तो वह जो है किसी समय में, ठीक है, काफी जो है वर्षों के बाद जो है उस स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो यहाँ पर समय की अवधि भी जो है इंपॉर्टेंट रखती है। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर अपर्धन साइकिल के होने के फलस्वरूप यहाँ पर क्या होता है, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और स्थलाकृतियां जो है इसी डेविस के जो है त्रिकूट नियम पर जो है इन्होंने यह बताया है कि इन तीनों ही जो है कंडीशंस का यह योग होता है। किसका? भू स्थलाकृतियों का निर्माण, ठीक है। तो इन्हीं जो है तीनों का एक योग होता है, यानी कि चट्टानों पर भी जो है कुछ डिपेंडेंसी है, अपर्धन के प्रक्रम भी जो है वहां पर सहयोग करते हैं, और एक टाइम पीरियड भी जो है होना चाहिए, तब जाकर जो है इन तीनों के योग से ही हमारी अर्थ पर कोई अपर्धन साइकिल के फलस्वरूप कोई स्थिति स्थलाकृति जो है निर्मित होती। अब बहुत सारी जो स्थलाकृतियां हमारे प्रक्रम के माध्यम से जो है निर्मित होती है, उन सभी को अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। आज का जो है हमारे यहाँ पर इस वीडियो का आपका क्वेश्चन ऑफ जो है टुडे वीडियो है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको आप लिखेंगे यहाँ पर कि यह क्वेश्चन है बहिर्जात बल क्या होता है एवं अपक्षय अपर्धन को समझाते हुए इनसे होने वाली विभिन्न क्रियाओं का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे 150 वर्ड लिमिट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें आपको जो है मैंने यह क्वेश्चन दिया है, इस पर जो है आप रिटर्न वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारी काफी लंबी जो है क्लास आपको जो है
अच्छी लग रही होगी, आप जो है प्रतिक्रिया देना ना भूले। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पीएसएडा, इसको ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी जो साइट pseda.com को विजिट कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी से अलविदा कहता हूं और धन्यवाद।